हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोगों की मौतें हो रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, और एयर पोल्यूशन में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, स्पेसिफिक पोल्यूटेंट जो है PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये 2.5 माइक्रो mm की जो ये होती है पार्टिकुलेट मैटर, बहुत ही फाइन पार्टिकुलेट मैटर होती है, और ये डिफरेंट टाइप से आपके शरीर में एंटर कर जाती है, और उसके कारण यहाँ पर बहुत सारे जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते हैं, और उसके कारण यहाँ पर एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ जो हो रही है वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो ये इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे ये इम्पैक्ट करती है, क्या क्या इसमें रेमेडीज की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो पार्ट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो डोमिनेंट सोर्सेज हैं पार्टिकुलेट मैटर के, जो PM 2.5 हैं उनके, तो वर्ल्ड वाइड जो 3 डोमिनेंट जो सोर्सेज हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं रिसर्च के थ्रू, उसमें रेसिडेंशियल जो है, रेसिडेंशियल एक्टिविटीज के कारण, चाहे सॉलिड फ्यूल का बर्निंग हो जाए या लाइटिंग के लिए जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उन सब चीज़ों में, या फिर अदर एक्टिविटीज, पेंट्स, वार्निशेस, ये सब चीज़ों से भी बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर जो एम्बिएंट एयर है उसमें फैलते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो अमाउंट है वो वर्ल्ड वाइड लगभग 19.2% का है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर एक चीज़ की गई है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, एनर्जी सेक्टर को जो बाकी के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उससे अलग रखा गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर अकेले में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के, और उसमें एक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है 11.75%, 11.7% यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद जो एनर्जी सेक्टर है, जैसे कि डिफरेंट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हो गए, पेट्रोलियम के डीजल फायर्ड पावर प्लांट्स हो गए, गैस फायर्ड पावर प्लांट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। तो इन सब जगहों से भी पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा एम्बिएंट एयर में थ्रू उनके एग्जॉस्ट जो होते हैं, जो बर्न फ्यूल के जो स्मोक्स वगैरह और जो एग्जॉस्ट होते हैं उसके थ्रू फैलते हैं, या फिर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में जो एसेस निकलते हैं इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर ये अकेले 10.2% का कंट्रीब्यूशन करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड ये 3 सेक्टर मिलाकर अकेले मोर देन 50% जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 को कंट्रीब्यूट करते हैं एम्बिएंट एयर में। और इसके कारण जो वर्ल्ड वाइड है बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, और ये स्पेसिफिकली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन सब जगहों पे, या फिर जो राइजिंग इकोनॉमीज है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज़्यादा हैं, इन सब जगहों पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में आप देखेंगे कि रेसिडेंशियल एरियाज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा है, 1/4 है, लगभग 25% का है। और ये इसलिए है कि इंडिया में सॉलिड फ्यूल का कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो बायोफ्यूल हो गए, वुड हो गए, काउ डंग केक्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं। प्लस क्या है कि यहाँ पर जो कोल है, जो भी कोलफील्ड रीजन्स है और जहाँ पर कोल की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, या फिर एक चीज़ और देखने को मिली है कि इंडिया में जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है माइनिंग एरिया से पावर प्लांट के तक, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रेलवे से होता है, और यहाँ पर देखा गया है कि रेलवे लाइन के इर्द गिर्द जहाँ भी ट्रेनें कोयले की रुकती हैं, वहाँ पर कोयले की चोरी ट्रेनों से बहुत ज़्यादा होता है, और उसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो कोल फायर्ड चूल्हे हैं, जो कोल्ड फायर स्टोव्स हैं,
वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इससे भी को PM 2.5 का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस बहुत सारे जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर देखा गया है कि बिजली की उतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। तो इसके कारण वहां पर लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के तेल से दिए जलाते हैं रोशनी के लिए, और इसके कारण भी यहाँ पर जो PM 2.5 है वो कंट्रीब्यूट होता है एम्बिएंट एयर में। प्लस यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन भी इंडिया में ज़्यादा है, 14.8%, लगभग 15%। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सिर्फ ये दो सोर्सेज मिलाकर ही लगभग 40% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया। और इसमें अगर एनर्जी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह ये 4-5 जो है यहाँ पर कलेक्टिवली देख लिया जाए तो ये 75% के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हो ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उन्हें ट्रैप किया जा सके, उन्हें एम्बिएंट एयर में फैलने से रोका जा सके, और कैटालिटिक कन्वर्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है यहाँ पर, और इसी के तहत यहाँ पर इसे रिड्यूस किया जा सकता है। प्लस एनर्जी सेक्टर को देखें तो यहाँ पर उसकी कंट्रीब्यूशन लगभग 2 से 2.5% ज्यादा है वर्ल्ड वाइड एवरेज से, यहाँ पर ये 12.5% है। तो ये जो परिस्थिति है यहाँ पर इसके कारण भी है कि इंडिया में कोल फायर्ड पावर प्लांट्स ज्यादा हैं और डीजल फायर्ड पावर प्लांट्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में। तो इन सब कारणों से भी यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं PM 2.5, और सिर्फ PM 2.5 की बात नहीं करते हैं, अगर हम लोग एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट PM 10 भी है तो ये भी इन सब सेक्टर से बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसके लिए क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं और बाकी चीज़ें हैं पॉल्यूशन कंट्रोल की, इसके तहत ये चीज़ें कही जा रही हैं कि इंडिया को ज़रूरत है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करने की, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो या सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, और इंडिया ने इन सब क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रोग्रेस भी किया है। लेकिन क्या ये पॉल्यूशन को या क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से रोकने में या उसे रोकथाम में जरूर सुविधाजनक होगा, कारगर होगा कि नहीं, ये एक डिस्कशन का मुद्दा है और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अकेले 9.4% कंट्रीब्यूट करता है PM 2.5 का एम्बिएंट एयर में। तो ये 9.4% जो आता है इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो स्टबल बर्निंग का रहता है। जब खेती की हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो उसके बाद जो रेसिडुअल मटेरियल रहता है उसे क्या करते हैं किसान की आगे के लिए खेत तैयार करने के लिए वहीं खेत में जला देते हैं, और उससे स्मोक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस यहाँ पर क्या है कि PM 2.5, PM 10, ये सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन एम्बिएंट एयर में बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेसिड्यू मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को पूरी तरह से बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं क्योंकि ये केस जो है स्टबल बर्निंग का ज़्यादातर हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो हरियाणा और पंजाब जो कि इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं लैंड का, इन सब क्षेत्रों में जैसे ही यहाँ पर खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद राबी क्रॉप के सोइंग के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रिपेयर करना पड़ता है, और इन दोनों क्रॉप के बीच में यहाँ पर गैप बहुत कम मिल पाता है। और इसी के कारण ये लोग, उनके पास इतना न तो इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, ना ही इतना टाइम होता है, ना ही इतना एफर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता नहीं है। ये जो रेसिडुअल मटेरियल है इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो ये लोग इसे सुविधाजनक समझते हैं कि इन सब चीज़ों में खर्च करने से कि हम इसे प्रॉपरली स्टोर करें, हार्नेस करें, सही जगह पर डिस्पोज ऑफ करें, इन सब चीज़ों में खर्च करने से बेहतर ये समझते हैं कि इसे जला दिया जाए। तो ये लोग पराली जला देते हैं,
और उसके कारण यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है एम्बिएंट एयर में। और आमतौर पर देखा गया है कि जो दीपावली के सीजन के आसपास अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जो एयर क्वालिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है PM 2.5 का एम्बिएंट एयर में वो है 6.7%। और ये बेसिकली आता है, सबसे पहला तो जो स्मोक जो निकलता है डीजल व्हीकल से, तो डीजल पावर्ड जितने भी व्हीकल हैं वो पार्टिकुलेट मैटर को ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं और यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन एयर में होता है। प्लस क्या है कि रनिंग व्हीकल्स के टायर्स से भी पार्टिकुलेट मैटर एम्बिएंट एयर में कंट्रीब्यूट होते हैं। तो इन दोनों फैक्टर से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ले देकर यहाँ पर इन सब चीज़ों से भी ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है एम्बिएंट एयर में पार्टिकुलेट मैटर का कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पर जो डेथ है पार्टिकुलेट मैटर के कारण 2.5 के कारण PM 2.5 के कारण जो डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड वाइड एनुअल डेथ रेट है 4 मिलियन का, यानी कि 40 लाख लोग यहाँ पर मारे जाते हैं वर्ल्ड वाइड PM 2.5 के पॉल्यूशन के कारण। और उसमें से भी अगर इंडिया में देखें तो 2017 के डेटा के हिसाब से ये 8.66 लाख है, मतलब लगभग आप देखिए कि 1/4 है। और 2019 में ये बढ़कर आंकड़ा हो गया था 9,53,000, 9,53,000। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना मिलाकर ही अकेले PM 2.5 के कारण जो डेथ्स होती हैं वो मोर देन 50% है वर्ल्ड का। और यहाँ पर इस चीज से निजात पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, लेकिन ये एडिक्वेट नहीं है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लस बेटर फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है वो रेसिडेंशियल एरिया से फैल रहा है। हमने पहले ही देखा कि 25% जो PM 2.5 का उत्सर्जन होता है, जो इमिशन होता है वो रेसिडेंशियल एरिया से ही होता है। और यहाँ पर 1/4 ऑफ द टोटल मोर्टेलिटी भी जो है सो रेसिडेंशियल एरिया के जो पोल्यूटेंट्स है उसके कारण ही हो रहा है, PM 2.5 के उत्सर्जन के कारण ही हो रहा है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो रेसिडेंशियल एरियाज में ज़्यादा जो डेथ रेट है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर कुकिंग ऑयल में जो सॉलिड फ्यूल यूज होते हैं तो उसमें जो भी पर्सन कुकिंग कर रहा है सबसे पहले उससे ही सबसे ज़्यादा हार्म होता है इस चीज़ के कारण। और सेकंड थिंग क्या है कि बेटर वेंटिलेशन नहीं होने के कारण जो हाउस होल्ड एरियाज हैं वहाँ पर ये पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और सारे लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं। प्लस यहाँ पर ये देखिए कि जो सॉलिड फ्यूल जो होता है उसके बर्निंग का भी जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मतलब एक बढ़िया सा चूल्हा चाहिए, जो कुकिंग स्टोव चाहिए जिसमें कि सॉलिड फ्यूल का प्रॉपर कंबशन हो और पार्टिकुलेट मैटर का रिलीज कम हो, ये भी नहीं होता है। जो आर्केइक मॉडल चले आ रहे हैं स्टोव के, कुकिंग स्टोव के, सॉलिड फ्यूल के हाउस होल्ड में वही यूज होते आ रहे हैं। नया कुछ में जो इन्वेंशन होता भी है तो बहुत सारे लोग उससे अनभिज्ञ हैं, उसकी जानकारी नहीं है और इसी के कारण यहाँ पर ये पॉल्यूशन और बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कंसंट्रेशन है PM 2.5 का, तो WHO का जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल एवरेज है वो PM 2.5 का वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एवरेज 41.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और ये देख रहे हैं कि 4 टाइम्स ज़्यादा है जो थ्रेशोल्ड लिमिट रिकमेंड करती है WHO। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हेल्थ के लिए। और इसी के कारण देखेंगे कि 40 लाख के आसपास लोग सालाना सिर्फ इस PM 2.5 के इन्फेक्शन के कारण, इसके एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट के कारण मारे जाते हैं। और यहाँ पर देखें कि अगर यही चीज़ इंडिया का, तो इंडिया में तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है
तो खतरे के निशान को ही थोड़ा ऊपर कर दिया जाए तो नदी अपने आप नीचे आ जाएगी। वही चीज यहाँ पर है कि WHO का रिकमेंडेशन है 10 माइक्रोग्राम का, लेकिन इंडिया का जो थ्रेशोल्ड इन्होंने बना रखा है वो 40 माइक्रोग्राम्स का है। यानी कि जो ग्लोबल एवरेज में जो चीज पॉल्यूशन के लेवल पर कंसीडर की जा रही है वो भी 4 टाइम्स, इंडिया में वो रिकमेंडेड लेवल है। देख सकते हैं क्या आयरनी है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है, और इसमें भी जो एवरेज कंसंट्रेशन है इंडिया का, एवरेज जो थ्रू आउट इंडिया है वो है 83.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि ग्लोबल जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे 8 टाइम्स से भी ज्यादा। और यहाँ पर जो इंडिया का ही रिकमेंडेड लेवल है उसका भी डबल है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि डेथ रेट जो हम लोग देख रहे हैं कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल डेथ जो हो रहे हैं PM 2.5 के कारण वो इंडिया में हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है, और उसके बाद भी ज्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट होने के बाद भी जो पॉल्यूशन लेवल है वो थ्रेशोल्ड लिमिट का डबल है। प्लस यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो एरियाज हैं वहां पर जो पॉल्यूशन लेवल है PM 2.5 का वो 150 माइक्रोग्राम्स से भी ऊपर चला जाता है, लगभग इतना रहता है बहुत सारे एरियाज में। और इसमें हम देखेंगे कि MP के जो माइनिंग एरियाज हैं, सिंगरौली हो गए, वैढ़न हो गया, शक्तिनगर हो गया, ये सारे रीजन हैं। कानपुर में ये सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर जो लेदर टैनरी है या फिर बैंगल्स के ग्लास फैक्ट्रीज हैं, इन सब चीजों के कारण। या फिर हम छत्तीसगढ़ के जो माइनिंग रीजन्स हैं, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, ये सारा रीजन। या फिर झारखंड में जो माइनिंग रीजन्स हैं आपके, चाहे वो जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, या फिर हजारीबाग, रामगढ़ का पूरा दामोदर वैली प्रोजेक्ट का जो रीजन हो गया जहाँ पर कोल की माइनिंग ज़्यादा होती है, तो इन सब रीजन्स में, या फिर उड़ीसा में ही आप देख लीजिए कि केउंझोर और ये सब नावामुंडी माइंस का जो पूरा रीजन है, यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, लगभग 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का पॉल्यूशन लेवल PM 2.5 का चला जाता है। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हाउस होल्ड पॉल्यूशन का जो अगर हम लोग बात करें तो उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बट जो माइनिंग एरियाज हैं वहाँ पर इसे रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो माइनिंग एरिया का जो वाइड एक्सटेंट है तो उसमें उसे कंट्रोल करना, उसे ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। प्लस वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप क्या करेंगे, वो माइनिंग होना है होगा ही, व्हीकल्स वहाँ चलने हैं चलेंगे ही, डस्ट उड़नी है उड़ेगी ही। तो यहाँ पर ये चीज को ट्रैप करने का जो इन एरियाज में से बाहर न फैले, तो एक ही बेस्ट उपाय बचता है कि आप प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट्री करें जो माइनिंग एरिया है उसके चारों तरफ, कि जब भी जो हाई विंड स्पीड आए तो पार्टिकुलेट मैटर्स उड़कर ज्यादा दूर तक न जाए, वो जो पूरा फॉरेस्ट बिल्ट प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एरिया जो आप बनाएंगे उसमें ट्रैप होकर रह जाए। प्लस यहाँ पर देखिए कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं इसके कारण। तो सबसे पहला हार्ट डिजीज है। आप जब भी पार्टिकुलेट PM 2.5 मैटर को जो इनहेल करते हैं सांस के थ्रू, तो वो लंग्स के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स में भी पहुंच जाता है, और ब्लड वेसल से सीधा वो पहुंच जाएगा हार्ट के रीजन में, और यहाँ पर उसके कारण बहुत सारे हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिससे कि आपको हार्ट डिजीज हो सकता है। और हार्ट डिजीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक के चांसेस बन जाएंगे। हार्ट जहाँ पर कमजोर हुआ, जहाँ पर इश्यूज आए ब्लड वेसल्स के, तो हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। प्लस यहाँ पर क्या है कि आपका लंग कैंसर का भी इशू है, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं आपके लंग्स में जमा होते जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर कोरोसिव इन नेचर होते हैं तो वो इन्फेक्शन फैलाएंगे। उसका बाद यहाँ पर ये पार्टिकुलेट्स मैटर आपके लंग को क्लॉग करने लगेंगे, जैम करने लगेंगे, तो लंग पे आपके जो है सो प्रेशर बढ़ता जाएगा, उस पर लोड बढ़ता जाएगा, तो लंग कैंसर की भी इम्पैक्ट आएगी। उसके कारण क्रॉनिक लंग डिजीजेस भी हो सकते हैं। प्लस यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि जो भी आप इनहेल करेंगे उसमें जो आप सांस ले रहे हैं जो पार्टिकुलेट मैटर हैं PM 2.5,
वो आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ही ट्रेवल करेगी, तो वहां पर स्केलिंग होता जाएगा धीरे धीरे। PM2.5 आपके पूरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके लेयर्स पर जमता जाएगा और उसके कारण आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर है टाइप 2 डायबिटीज, तो डायबिटीज का भी यहाँ पर आपको इशू आ सकता है। अब देखिए कि जो हाउस होल्ड इशूज हैं तो उसे कैसे संभाला जाए। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर इरेडिकेटिंग द सॉलिड फ्यूल यूज इन द हाउस होल्ड, चाहे वो कोल हो, काऊ डंग केक हो, फायरवुड हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हो, तो इन सब चीजों को अगर इरेडिकेट कर दिया जाता है तो ऑल टुगेदर जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 25% का रिडक्शन होगा PM2.5 का। और इतना रिडक्शन अगर होता है तो रिसर्चर्स का कहना है कि जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी का थ्रेशोल्ड है इंडिया को, उसको आराम से अचीव कर लिया जा सकता है। और यहाँ पर अगर वो एम्बिएंट एयर की क्वालिटी अचीव कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट ये होंगे कि जो डेथ रेट है वो लगभग आधा हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हाउस होल्ड, जो रेसिडेंशियल एरियाज के जो PM2.5 के इमिशंस हैं उसके कारण जो हाउस होल्ड के जो डेथ हो रहे हैं सो हो ही रहे हैं। प्लस क्या होगा कि पूरे एटमॉस्फेयर का जो है, मतलब कि बाहर के भी जो एम्बिएंट एयर है उसका भी एयर क्वालिटी बेटर हो जाएगा। और एयर क्वालिटी बेटर हो जाएगा तो बाहर में भी जो लोग हैं वहां पर भी जो एम्बिएंट एयर के इन्फेक्शन से, PM2.5 के इन्फेक्शन से मर रहे हैं, उनकी भी डेथ रेट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लगभग ये कहना है कि डेथ रेट हाफ हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव चल रही है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का और बेटर इंस्पेक्शन की जरूरत है कि आपने इम्प्लीमेंट तो किया प्रोग्राम, लेकिन वो बेहतर तरीके से यूज हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चालू की गई थी LPG गैस प्रोवाइड करने के लिए रूरल हाउस होल्ड्स में और लो इनकम ग्रुप्स को, जो लोग बेसिकली सॉलिड फ्यूल पे डिपेंड करते थे। तो यहाँ पर इन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर कनेक्शन दिया जा रहा है, प्लस सिलेंडर्स भी दिए जा रहे हैं रिफिल के। तो यहाँ पर इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और ये भी इंस्पेक्ट करना जरूरी है कि ये प्रॉपर यूज भी हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल का इस प्रोग्राम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो प्रोग्राम है उससे सॉलिड फ्यूल का जो कंजम्पशन है, जो यूज है, बहुत कम हो जाएगा। तो हाउस होल्ड एम्बिएंट एयर वैसे ही बहुत बेहतर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है कि वेंटिलेशन का भी जो इम्प्रूवमेंट है रेसिडेंशियल एरियाज का, बेटर डिजाइन और बेटर आर्किटेक्चर के थ्रू इम्प्रूव करने की जरूरत है। बेटर वेंटिलेशन रहेगा तो जो हाउस होल्ड के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है PM2.5 का वो वैसे ही कम होता चला जाएगा। प्लस यहाँ पर एक और प्रोग्राम चलाया गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई से रिलेटेड था, क्योंकि जो बहुत सारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो केरोसिन ऑयल को यूज करते हैं फॉर लाइटिंग देयर हाउसेस। तो इस जगह पे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिफिकेशन का, रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू किया गया था। प्लस यहाँ पर दूसरी चीज ये देखी गई थी कि लोग कनेक्शन भी लें। बहुत सारे ऐसे गांव और रूरल एरियाज हैं जहां पर बिजली पहुंच चुकी है बट स्टिल वहां के लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बिजली के बिल को नहीं भरना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, या फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, या बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कनेक्शन लेना कैसे है, पेपर वर्क क्या है, क्या उसका अप्रोच है, कहाँ से लेना है। तो इस चीज को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई थी, जिसमें कि रूरल हाउस होल्ड्स को और लो इनकम ग्रुप्स को इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन प्रोवाइड की जा रही थी, प्लस इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये दोनों प्रोग्राम को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो PM2.5 का जो प्रॉब्लम है, जो मिनेंस है, जो आप सारे लोगों को, जो पूरी इंडिया को या वर्ल्ड वाइड को, तो इसे कम किया जा सकता है। एटलीस्ट इंडिया में जो स्पेसिफिक लोकेशंस है वहाँ पर अगर ये प्रोग्राम्स अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और बेटर रेगुलेशंस आते हैं तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल होगा एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और PM2.5 का जो एवरेज लेवल है इंडिया का 83 माइक्रोग्राम्स का, उसे भी कम करने के लिए।
तो यहाँ पर ये अगर 2 प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो जो रिसर्चर्स का कहना है कि ये लगभग आधा होकर रह जाएगा, यानी कि जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब का, वहां तक हम लोग अचीव कर सकते हैं। और ये अगर अचीव कर लेते हैं तो डेथ रेट हमारा वैसे ही हाफ हो जाएगा। और बाकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और जो एनर्जी सेक्टर है, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बेटर रेगुलेशन की, बेटर टेक्नोलॉजीज़ की और सारी चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों पे आगे गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है, कैसे इम्प्रूव करती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।